बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम टेस्टीज एंड स्क्रोटम पढ़ेंगे और ये है वीडियो 1 ऑफ द टेस्टीज एंड स्क्रोटम। ठीक है, देखें कि नॉर्मल डिसेंट ऑफ द टेस्टीज कैसे होता है। देखें टेस्टीज का जो नॉर्मल डिसेंट है, टेस्टीज बनते हैं लुम्बर रीजन ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। ठीक है, कहाँ बनते हैं? लुम्बर रीजन ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में टेस्टीज बनते हैं। वहाँ से ये पेल्विस में आते हैं, पेल्विस के बाद फिर स्क्रोटम में आते हैं। अब देखें जो स्क्रोटम है, इसमें जो टेम्परेचर होता है ना, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है देन नॉर्मल बॉडी। ठीक है, और जब जो कि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर गुड होता है, अच्छा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। यही रीज़न है कि अल्लाह पाक ने लुम्बर रीजन में इनको बनाया, उसके बाद स्क्रोटम में डिसेंड कर दिया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि देखें व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर नॉर्मल डिसेंट। नॉर्मल डिसेंट क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज वो ये होता है कि डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ अपर एब्डोमिन अवे फ्रॉम द पेल्विक रीजन। ठीक है, अपर एब्डोमिन जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली ग्रो करता है पेल्विक रीजन से, जिसकी वजह से बनता इधर है, वो फिर बाद में नीचे स्क्रोटम में पहुंच जाता है टेस्टिस। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर होता है वो पुल ऑफ द गेबर्नक्यूलम है। गेबर्नक्यूलम क्या होता है, ये हमने पूरी की पूरी डिटेल पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, इसी तरह फिर हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ अपर एब्डोमिन अवे फ्रॉम द पेल्विक रीजन है। अगर MCQ में ये आए तो आपने ये क्लिक करना है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स नॉर्मल डिसेंट ऑफ द टेस्टिस के हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए होता क्या है। पेरिटोनियम जो होती है, पेरिटोनियम वो इन्विजिनेट करती है विथ गुबर्नाक्यूलम। ठीक है, पेरिटोनियम इन्विजिनेट करती है विथ गुबर्नाक्यूलम। ठीक है, और फिर क्या बनाती है? प्रोसेसस वेजाइनैलिस बनाती है। रेमनेंट ऑफ प्रोसेसस वेजाइनैलिस जो है ना, वो ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहते हैं इसको। ठीक है ना, ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहते हैं। अच्छा, अराउंड द टेस्टिस होता है। ठीक है, याद रखें गुबर्नाक्यूलम जो होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। गुबर्नाक्यूलम को मैंने G लिखा है यहाँ पे, फंक्शन को मैं FN लिखता हूँ। इसका क्या फंक्शन होता है? नंबर 1, इट पुल्स टेस्टिस इन डिसेंट। ठीक है, जब डिसेंट होता है ना टेस्टिस का, तो ये पुल करता है। ये मैंने यहाँ भी पहले बताया हुआ है, पुल ऑफ गुबर्नाक्यूलम। ठीक है, इसी तरह फिर इट एंकर्स द टेस्टिस। देखें टेस्टिस अंदर टेस्टिकल सेग में होते हैं, तो इस तरह एंकर करता है टेस्टिस को। ठीक है, ये हमने पहले डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टेस्टिस इन द डिफरेंट मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, देखिए टेस्टिस जो होता है ना, 2nd मंथ में यानी 7 हफ्ते में टेस्टिस एब्डोमिन में होता है। 3rd मंथ में यानी कि 12 हफ्ते में टेस्टिस पेल्विस में होता है, यानी इलियक फोसा में। 6ठे महीने में यानी कि 24 वीक्स में इंगोइनल रिंग, डीप इंगोइनल रिंग में टेस्टिस होता है। 7वें महीने में इंगोइनल कैनाल में होता है। वीक्स आप यहाँ पे देख लें। ठीक है, 8वें महीने में सुपरफिशियल इंगोइनल रिंग। देखें 8वां महीना कैसे याद करेंगे? सुपरफिशियल, ये 8वां महीना, उस हिसाब से 8 चौके 32, 32 वीक्स। ठीक है, इसी तरह 9वें महीने में नवा ये स्क्रोटम में इंटर हो रहा होता है। नवा याद रखें, नवा। और 9वें महीने के एंड में ये बेस ऑफ द स्क्रोटम यानी बिफोर बर्थ ये बेस ऑफ द स्क्रोटम तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम आप ऐसे देख लें। ये देखें एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, इस तरह इंगोइनल, ये इंगोइनल कैनाल है। ये क्या है? IC इंगोइनल कैनाल है। टेस्टिस 2nd महीने में एब्डोमिन में होता है, 2 चौके 8 यानी कि 2nd महीने में। ठीक है, 7 वीक्स। फिर पेल्विस में पहुँच जाता है। पेल्विस में कब पहुँच जाता है? ये अगले महीने, थर्ड मंथ में। ठीक है, ये है सुपरफिशियल इंगोइनल रिंग। सुपरफिशियल इंगोइनल रिंग में टेस्टिस कब पहुंच जाता है? डीप इंगोइनल रिंग। डीप इंगोइनल रिंग में टेस्टिस कब पहुंच जाता है? 6ठे महीने में। ठीक है ना, 6ठे महीने 24, 6 चौके 24। इसी तरह फिर इंगोइनल कैनाल में कब होता है टेस्टिस? ये देखें, ये इंगोइनल कैनाल IC, ये 7th महीने में। ठीक है, 7th महीने में। उसके बाद सुपरफिशियल इंगोइनल रिंग मैंने ऊपर भी बताया आपको, सुपरफिशियल 8th महीने में 8 चौके 32 कर दें। ठीक है, फिर बिगिनिंग ऑफ 9 मंथ में नवा ये स्क्रोटम में दाखिल होता है। फिर स्क्रोटम इसको कहता है नवा आया है सोनिया। ठीक है, तो नवा ये इधर आ जाता है 9वें महीने में।
और 9वें महीने के एंड में अपनी जगह में टेस्टिस पहुंच जाता है। ये देखें एंड ऑफ 9 मंथ में या ये जस्ट बिफोर बर्थ यानी कि 9 चौके 36, ठीक है, स्क्रोटम अपने उसमें पहुंच जाता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको याद करने का दूसरा तरीका भी है, देखें AP डिजीज़, ये निमोनिया की AP डिजीज़ कैसे, AP मतलब एब्डोमिन, AP फिर डिजीज़ डायरेक्ट IS से क्या था हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल, एस से SI इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, फिर बिगनिंग एंटर स्क्रोटम और बेस ऑफ द स्क्रोटम ना। तो ये देखिए एब्डोमिन, पेल्विस, डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और ये क्या है एंट्रेंस ऑफ द स्क्रोटम, और फिर ये जो आखिर वाले हैं 8 बेस, बेस ऐसे इधर B लगा दें तो बेस। अब इधर महीने लगा लें, देखिए एब्डोमिन में दूसरे महीने में, पेल्विस में तीसरे महीने में, डायरेक्ट इंग्वाइनल रिंग में डीप इंग्वाइनल रिंग में ये किस टाइम होता है, छठे महीने में 2 3 6, और इंग्वाइनल कैनाल में 7वें महीने में, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में 8वें महीने में, और इंटर स्क्रोटम 9वें महीने के शुरू में, एस यानी बेस में, बेस ऑफ द पेल्विस में भी 9वें महीने के एंड में। इस तरह AP डिजीज़ वाले निमोनिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये टेस्टिस किसी भी एब्डोमेन से लेके नीचे तक पहुंच ना पाए, इधर रुके, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है ना। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस UDT बोलता हूँ मैं इसको। देखें अनडिसेंडेड टेस्टिस का इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस 8 बर्थ अनडिसेंडेड टेस्टिस ऑलमोस्ट 3% है, ठीक है ना, और 1 ईयर ऑफ एज अनडिसेंडेड टेस्टिस की इंसिडेंस ऑलमोस्ट 1% है, ठीक है। याद रखें जो मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स है ना, रिस्क फैक्टर्स देखिए मेरे ऑलमोस्ट 5000 जो हैं लेक्चर्स हैं, उनमें मैं रिस्क फैक्टर को इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए वो है प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ वेट, LBW, ठीक है, लो बर्थ वेट। अब देखें आफ्टर बर्थ 70 to 77% ऑफ द केसेस में टेस्टिस नॉर्मली डिसेंड कर जाते हैं विद इन 3 months ऑफ एज तक। याद रखें 3 महीने तक नहीं हुआ तो वो कभी भी नहीं होगा डिसेंट, ठीक है। डिसेंट रिमेंबर डज नॉट अकर आफ्टर 3 months, ठीक है। अब देखें if testis does not come to scrotum then where it will be in two it can be in 2 places। देखें एब्डोमिन में हो सकता है, ठीक है, इसको फिर हम क्या कहते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल UDT अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। वो इंग्वाइनल कैनाल में हो सकता है, इसको हम इंग्वाइनल या अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। देखें एब्डोमिनल अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है तो होते हैं वो इम्पैल्पेबल होते हैं, इसलिए इनको हम इम्पैल्पेबल अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं, और ये 20% ऑफ द केसेस में होते हैं, ठीक है। जो इंग्वाइनल कैनाल में जो इंग्वाइनल अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं वो पैल्पेबल होते हैं, इसलिए इनको हम पैल्पेबल अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब कहीं एग्जामिनेशन में किसी भी पेशेंट को कोई इस तरह का सिनेरियो हो जिसमें वो एग्जामिनर कहे कि उसको किसी पेशेंट को अनपैल्पेबल अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, तो उसका मतलब ये है कि इट्स इन द इंग्वाइनल और इंग्वाइनल अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं वो। और पैल्पेबल अनडिसेंडेड टेस्टिस की क्या इंसिडेंस है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केसेस में पैल्पेबल अनडिसेंडेड टेस्टिस ही होता है, याद रखें, ठीक है। अब देखिए हमने डिस्कस किया कि वाई टेस्टिस शुड कम टू द स्क्रोटम, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि स्क्रोटम में 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर होता है अदर रिमेनिंग बॉडी से, और वहाँ लेस टेम्परेचर में इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है ना। अब देखिए अब अगर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में ना आए तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट होगी, पेशेंट की स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट होगी, ठीक है। अब टेस्टिस में क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, और ऑन द अदर साइड देयर आर लेडिक सेल्स ऑल्सो। लेडिक सेल्स जो होते हैं ना, लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन लेंड्रोजन्स, हमने निमोनिक बनाया था लेंड्रोजन्स, ठीक है। लेडिक सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे दो निमोनिक है, लेडिक सेल सिक्रीट लैंड्रोजन्स यानी कि एंड्रोजन्स, और दूसरा निमोनिक है लेडिक सेल्स, एल फॉर लेडिक सेल्स, एल फॉर दीज आर लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है, तो होता क्या है, इवन इफ द पेशेंट इज हैविंग बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस, जो लेडिक सेल्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन यानी कि लैंड्रोजन्स एंड्रोजन्स सिक्रीट करते जाते हैं। ठीक है ना, वो तो सिक्रीट करते हैं, वो ये इफेक्ट नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इफेक्टेड नहीं होती, और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली सिक्रीट होता रहता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, अब अगर ऐसे पेशेंट को जिसकी आपके पास आ जाए और बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ, और अगर आप उसकी ऑर्किडोपेक्सी ना करें तो 5 से 6 साल के अंदर उसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। ठीक है ना, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया विल बी गॉन। ठीक है ना, अच्छा, अब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो उसको क्या होगा, कंप्लीट इनफर्टिलिटी होगी उसको। ठीक है, लेकिन बट उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिल प्रेजेंट होंगे उसमें। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है, इसमें क्या होता है, इसमें एबनॉर्मल जर्म सेल हिस्टोलॉजी होती है, लेकिन ये किस टाइम होगी, 1 to 2 years ऑफ एज में। ठीक है, 1 to 2 years एज में एबनॉर्मल जर्म सेल हिस्टोलॉजी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट एबनॉर्मलिटी सीन इन अनडिसेंडेड टेस्टिस, तो आपने क्या कहना है, हाइपोप्लेजिया ऑफ द लेडिक सेल्स, और ये कब होती है, 1 month ऑफ एज में आपको हाइपोप्लेजिया ऑफ द लेडिक सेल्स नज़र आएगी। ठीक है ना, तो 1 to 2 years में जर्म सेल हिस्टोलॉजी एबनॉर्मल नज़र आएगी, 1 month में हाइपोप्लेजिया ऑफ द लेडिक सेल्स नज़र आएगी। ठीक है, एक बात और याद रखें, अब देखें कि एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो 1 to 2 years में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, डीजेनरेशन ऑफ सर्टोरली सेल्स होगी। ठीक है, डिलेड अपीयरेंस ऑफ गोनोसाइट्स। ठीक है, डिलेड डिसअपीयरेंस ऑफ गोनोसाइट्स होगी, और नंबर 3 पे डिलेड अपीयरेंस ऑफ एडल्ट डार्क स्पर्मेटोगोनिया। ये 3 एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो 1 से 2 साल के एज तक के बच्चे में अनडिसेंडेड टेस्टिस में पाई जाएंगी। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे अनडिसेंडेड टेस्टिस के। अनडिसेंडेड टेस्टिस की क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, साथी के निमोनिक से SATHI, S से स्टेरिलिटी, डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया, A से एट्रोफी ऑफ द टेस्टिस, T से देखें, T से इम्पोर्टेंट है ट्रॉमा, ट्यूमर और टॉर्जन। अब देखें जो ट्यूमर होता है ना, मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन अनडिसेंडेड टेस्टिस इज़ सेमिनोमा। याद रखें, मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन अनडिसेंडेड टेस्टिस इज़ सेमिनोमा। उसके बाद देखें कि जो एक पेशेंट है जिसको अनडिसेंडेड टेस्टिस है इंट्रा एब्डोमिनल वाले, दूसरा पेशेंट है जिसको अनडिसेंडेड टेस्टिस है इंगुइनल कैनाल वाले, और दूसरा पेशेंट है जिसको अनडिसेंडेड टेस्टिस है इंगुइनल इंट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, मैंने क्या कहा, 2 पेशेंट्स हैं, इसमें से एक को इंगुइनल कैनाल अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं और एक को इंगुइनल इंट्रा एब्डोमिनल अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं। इन दोनों में से किस में ज़्यादा रिस्क होगा ट्यूमर का। ठीक है, तो इन दोनों में से याद रखें, हायर द टेस्टिस हायर द रिस्क, जो टेस्टिस जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। तो इंट्रा एब्डोमिनल में एज़ कम्पेयर टू इंगुइनल कैनाल वाले टेस्टिस के इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूमर होगा। तो आपने याद रखना है, हायर द टेस्टिस ग्रेटर द रिस्क। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशंस में आगे है H से हर्निया। हमने कहा था ना, स्टेरिलिटी, एट्रोफी, ट्रॉमा, हर्निया। अब हर्निया क्यों होगा, याद रखें, इन 90% ऑफ द केसेस ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस देयर इज पेटेंट प्रोसेसस वेजाइनालिस। और याद रखें, प्रोसेसस वेजाइनालिस जो है, पेटेंट प्रोसेसस वेजाइनालिस इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हर्निया। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में हर्निया भी होता है। ठीक है, फिर H से इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें जो अनडिसेंडेड टेस्टिस में देखें, मैंने आपको कहा कि देयर इज़ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ट्यूमर ना। अब ऐसे पेशेंट को क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे पेशेंट की अगर आप ऑर्किडोपेक्सी करेंगे तो ऑर्किडोपेक्सी करने के बाद विल दिस प्रोसीजर डिक्रीज द रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर।
यानी कि अगर आप ऑर्किडोपेक्सी करेंगे तो क्या उसका ट्यूमर बनने के चांसेस, कार्सिनोमा बनने के चांसेस कम होंगे? तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, जब हम किसी भी अनडिसेंडेड टेस्टिस के पेशेंट को ऑर्किडोपेक्सी करते भी हैं तो उसको रिस्क रहता है लाइफ टाइम कि उसको ट्यूमर हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि इट डज़ नॉट डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर इंसिडेंस। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ऑर्किडोपेक्सी जो है वो हेल्प ज़रूर करती है, फैसिलिटेट ज़रूर करती है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ट्यूमर को। होता क्या है, देखिए असल में जब किसी भी पेशेंट को अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है ना, तो उसमें सम कंपोनेंट ऑफ गोनेडल डिसजेनेसिस जीडी गोनेडल डिसजेनेसिस रहता है, और ये गोनेडल डिसजेनेसिस एक इंक्रीज रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है फॉर द ट्यूमर। अगर उस टेस्टिस को हम नीचे लेके आ भी जाएं स्क्रोटम में तो डेफिनेटली उसके अंदर गोनेडल डिसजेनेसिस का कंपोनेंट तो है, वो कंपोनेंट इसको लाइफ टाइम रिस्क में डाल देता है कि इसको ट्यूमर हो सकता है इसमें। अब अर्ली फैसिलिटेशन ऑफ अर्ली डिटेक्शन कैसे है? अर्ली डिटेक्शन कैसे है? तो ऐसे पेशेंट की जब हम ऑर्किडोपेक्सी करते हैं ना, तो पेरेंट्स को काउंसल करते हैं कि जो ये पेशेंट जब बड़ा हो जाए तो उसको आपने एडवाइस करना है कि उसको ये बीमारी थी बचपन में और उसने अपने एडल्टहुड में पेट करते रहना है अपने टेस्टिस को। अगर एनी एबनॉर्मेलिटी या कोई मास या कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो अर्जेंटली रिपोर्ट करना है टू द डॉक्टर। ठीक है, इसीलिए ये फैसिलिटेट करती है अर्ली डिटेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए 2 और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या है? ठीक है, रादर प्रोसीजर है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि इंगोइनल एक्सप्लोरेशन। हम क्या करते हैं? इंगोइनल एक्सप्लोरेशन करते हैं। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर अनडायग्नोसिस ऑफ इम्पैल्पेबल टेस्ट। अगर टेस्टिस इम्पैल्पेबल है तो इसका मतलब ये है कि वो इंगोइनल कैनाल में नहीं है, वो कहीं एब्डोमेन में है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मैंने कहा था ना कि मोस्ट ऑफ द किडनीज आर पैल्पेबल, और ये 80% ऑफ द जो किडनीज़ के मोस्ट ऑफ द टेस्टिस आर पैल्पेबल, और ये 80% ऑफ द केसेस में इंगोइनल कैनाल में ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा जो है हम चांसेस हैं कि हम इंगोइनल एक्सप्लोरेशन करें। अगर टेस्टिस इम्पैल्पेबल है तो इसका मतलब ये वो एब्डोमेन में डीप कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस केस में हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में देखें ये लेप्रोटमी नहीं है, ये डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं? हम जाते हैं टुवर्ड्स द इंगाइनल रिंग। ठीक है ना, हम जाते हैं टुवर्ड्स द इंगाइनल रिंग। कौन सा? डीप इंगाइनल रिंग। ठीक है ना, डीप इंगाइनल रिंग की तरफ जाते हैं, जिसको हम इंटरनल रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल रिंग भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं किसको? वास डिफरेंस को। अगर वास डिफरेंस ब्लाइंड है ऑन डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी तो फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग। क्या ट्रेस करना शुरू कर देते हैं? टेस्टिकुलर आर्टरी को। अगर टेस्टिकुलर आर्टरी भी ब्लाइंड है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पेशेंट को टेस्टिकुलर एजेनेसिस हो चुकी है। अब अगर टेस्टिकुलर एजेनेसिस हो चुकी, दोनों ब्लाइंड हैं, तो हम अबेंडन करेंगे प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी को अबेंडन करेंगे। ठीक है, अबेंडन करेंगे, सही है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये देखिए ये हमारा वास डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारी टेस्टिकुलर आर्टरी है। अगर पहले हम वास डिफरेंस को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, अगर ये ब्लाइंड है तो फिर हम टेस्टिकुलर आर्टरी को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये भी ब्लाइंड है तो हम प्रोसीजर को अबेंडन करेंगे। ठीक है, ये देखें ये डीप रिंग है। ठीक है, इंटरनल रिंग जिसको बोलते हैं, प्रोसेस को अबेंडन करेंगे। ठीक है ना, तो देखें याद रखें अगर वास डिफरेंस ब्लाइंड है तो टेस्टिस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर टेस्टिकुलर आर्टरी ब्लाइंड है तो कंफर्म टेस्टिस नहीं होंगे, वहाँ पे कंफर्म्ड टेस्टिकुलर एजेनेसिस हो चुकी होगी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए जो बेस्ट एज होती है फॉर ऑर्किडोपेक्सी वो पूछी जाती है, कौन सी एज होती है? याद रखें
बेस्ट एज फॉर ऑर्किडोपेक्सी इज 6 मंथ्स, लेकिन नेवर डिले बायॉन्ड 12 मंथ्स। याद रखें, नेवर डिले ऑर्किडोपेक्सी बायॉन्ड 12 मंथ्स। अब कभी कभी ऑप्शंस में 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स दिए जाते हैं, और फिर 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स ये ऑप्शंस में क्वेश्चन आता है। फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। आपने क्लोजेस्ट टू द 6 मंथ्स, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखें तो क्लोजेस्ट टू 6 मंथ्स कौन सी है? 7 मंथ, तो इसको क्लिक करना है आपने। इस क्वेश्चन में देखें क्लोजेस्ट टू 6 मंथ्स क्या है? 9 मंथ्स, तो इसको क्लिक करना है। इस क्वेश्चन में क्लोजेस्ट टू 6 मंथ्स कौन सी है? 1 ईयर, तो इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। ठीक है ना। देखिए, अब फिर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग नेम्ड ऑर्किडोपेक्सी प्रोसीजर्स के बारे में, ये आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक है ओम्ब्री डेम्स, एक है किटली टॉक, एक है स्टीफन फॉलर्स, एक है प्लेसिंग टेस्टीज इन द डार्टोस पाउच, फिर हमारे पास है लेड एंड ग्रॉस, और फिर छठा है हमारा माइक्रोवेस्कुलर टेस्टीज, माइक्रोवेस्कुलर टेस्टिकुलर ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? माइक्रोवेस्कुलर टेस्टिकुलर ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। देखें, ये जो माइक्रोवेस्कुलर टेस्टिकुलर ऑटो ट्रांसप्लांटेशन है, इसकी जो है ना बेस्ट रिजल्ट्स हैं। अगर आपके पूछे जाए इन सब में किसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है, माइक्रोवेस्कुलर टेस्टिकुलर ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। देखें, जैसे जब हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं, टेस्टीज देखें एब्डोमेन में होते हैं, हम क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। डेफिनेटली इंगुइनल कैनाल वाले डिसेंटेड टेस्टीज में हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी नहीं करते, इंगुइनल एक्सप्लोरेशन करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का मतलब यही है कि वो टेस्टीज एब्डोमेन में है। अब जब टेस्टीज इतनी दूर एब्डोमेन में है, तो उसको हम कैसे नीचे लेके आके उसमें टेस्टिकुलर जो स्क्रोटल सेक में डाल सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है डायरेक्टली उनको लेके आना। इसलिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं उसकी वेस्कुलरिटी को। वी डिवाइड द वेस्कुलरिटी। फिर हम क्या करते हैं? जब दोबारा जो टेस्टिस को जब स्क्रोटम में लाते हैं ना, तो उसकी वेस्कुलरिटी को हम रिस्टोर करते हैं थ्रू एनास्टोमोसिस। यहाँ पे हम एनास्टोमोसिस करते हैं, इसीलिए इस टर्म को क्या कहते हैं? माइक्रोवेस्कुलर टेस्टिकुलर ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। ऑटो का मतलब अपना ही टेस्टिस ऊपर से नीचे ला रहे हैं। माइक्रोवेस्कुलर का मतलब ये है कि वहाँ पे हम एनास्टोमोसिस करते हैं वेसल्स की। ठीक है, टू मेंटेन द ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब देखें टेस्टिस से रिलेटेड दो और चीज़ें, एक है एक्टोपिक टेस्टिस और दूसरा है रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। ठीक है, एक्टोपिक टेस्टिस का क्या मतलब है कि नॉर्मली डेवलप्ड टेस्टिस होता है, लेकिन इन एन एबनॉर्मल लोकेशन। ठीक है, एबनॉर्मल लोकेशन। देखें, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 5000 प्लस लेक्चर्स हैं मेरे, उनमें जहाँ भी ये लिखा हो तो इसका मतलब है नॉर्मल या फिर नॉर्मेलिटी। अगर इस तरह हो तो उसका मतलब है एबनॉर्मेलिटी। तो एबनॉर्मल लोकेशन पे नॉर्मली डेवलप्ड टेस्टिस होते हैं एक्टोपिक टेस्टिस में। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस में क्या होता है? नॉर्मली डेवलप्ड टेस्टिस होता है, नॉर्मल डिसेंट भी होता है इनटू द स्क्रोटम, लेकिन ये टेस्टिस मूव करता रहता है। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन स्क्रोटम एंड द ग्रोइन। ठीक है, इसको कहते हैं रिट्रैक्टाइल, रिट्रैक्ट करता है ना। ठीक है, रिट्रैक्टाइल टेस्टिस होते हैं इसमें, कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखें जो एक्टोपिक टेस्टिस है, इसमें डिसेंट अप टिल इंगुइनल कैनाल तक डिसेंट ठीक ठाक रहता है, नॉर्मल डिसेंट रहता है, लेकिन बट गुबर्नक्यूलम की एबनॉर्मेलिटी की वजह से टेस्टिस जो है ना वो ग्रोइन में पाए जाते हैं, बट नॉट इन द स्क्रोटम। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ एक्टोपिक टेस्टिस कौन सी है? तो इसका है सुपरफिशियल इंगुइनल पाउच। और लीस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ जो है एक्टोपिक टेस्टिस कौन सी है? वो है कंट्रालेटरल स्क्रोटम। ठीक है ना। अब देखिए, सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग और कंट्रालेटरल स्क्रोटम के अलावा और भी बहुत सारी जो जगह हैं जहाँ पे एक्टोपिक टेस्टिस जा सकता है। ठीक है ना। ये देखें, ये सारी ये डायग्राम आप याद रखें। यहाँ पे ये देखें, मोस्ट कॉमन जो है वो सुपरफिशियल इंगुइनल पाउच है,
लीस्ट कॉमन कंट्रालेटरल टेस्टीज है, ठीक है, कंट्रालेटरल स्क्रोटम है, जबकि ये सुप्राप्यूबिक में भी जा सकता है, फेमोरल कैनाल में भी जा सकता है, और कहाँ जा सकता है, पेरिनियल एरिया में भी जा सकता है टेस्टीज, एक्टोपिक टेस्टिस। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और कीटोपैक्सी करेंगे इसमें भी, किसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी, और एक्टोपिक टेस्टिस में भी, और कीटोपैक्सी हमारा ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब बेस्ट एज फॉर ऑर्किटोपैक्सी कौन सी है एक्टोपिक टेस्टिस में? एक्टोपिक टेस्टिस में भी वही है जो अनडिसेंडेड टेस्टिस में थी, यानी कि 6 मंथ्स बेस्ट एज है, लेकिन इट शुड नॉट बी डिलेड बियॉन्ड 2 years। अब हमने कहा था ना कि अनडिसेंडेड टेस्टिस में इट शुड नॉट बी डिलेड बियॉन्ड 1 year, जबकि एक्टोपिक टेस्टिस में आपको 2 साल तक का गैप मिल जाता है। 2 साल तक आप रख सकते हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा आपने नहीं लगाने एक्टोपिक टेस्टिस में भी, ठीक है। तो ये था एक्टोपिक टेस्टिस। अब बात करते हैं रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। मैंने कहा डेवलपमेंट नॉर्मल है, डिसेंट भी नॉर्मल है, और टेस्टिस स्क्रोटम में भी है, लेकिन ये बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है स्क्रोटम में और ग्रॉइन में, स्क्रोटम से ग्रॉइन, स्क्रोटम से ग्रॉइन, स्क्रोटम से ग्रॉइन, इस तरह की मूवमेंट करता रहता है। तो इसको हम रिट्रैक्टाइल टेस्टिस बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था, हमने रिट्रैक्टाइल टेस्टिस और जो है ये देखिए यहाँ पे हमने रिट्रैक्टाइल टेस्टिस और एक्टोपिक टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार फिर हम रिट्रैक्टाइल टेस्टिस के बारे में देखिए। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस में नॉर्मल डिसेंट होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, डिसेंट भी नॉर्मल होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक होती है। लेकिन टेस्टिस क्या होता है, इट मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन स्क्रोटम एंड द ग्रोइन, ठीक है ना। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो क्रीमेस्टेरिक मसल होता है उसका टोन इंक्रीज हो जाता है, एक दूसरा क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स इंक्रीज होता है, एक्सजरेटेड होता है, ठीक है। और इसकी रिट्रैक्टाइल टेस्टिस के लिए हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, याद रखें।